बिहार पुलिस 25 अगस्त 2024 ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जैसे बिल्कुल प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल क्वेश्चन पेपर 25 अगस्त 2024 जैसे प्रश्न आपको यहाँ पर इस सेशन में देखने को मिलेंगे। और जिनका भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 25 अगस्त 2024 को है और 28 अगस्त 2024 को है, वो लोग इसको पूरा लगाइए। देखिए, पूरा 100 क्वेश्चन है, ठीक है ना। पूरा आप इसको लगाइए और आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा कि कितना आपका स्कोर आ रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी दबा लीजिएगा ताकि बिहार पुलिस 2024 से संबंधित आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और जब पूरा 100 प्रश्न लगा लीजिएगा, पूरा 100 प्रश्न देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। प्रश्न को एग्जाम में ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, ठीक है ना। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सब लोग आंसर कमेंट करेंगे और जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो अगर आप प्राकृतिक पारितंत्र जानते हैं तो आप इसको आसानी से बना लीजिएगा। देखिए, प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत जो है नदी, वन, रेगिस्तान, पहाड़, घास के मैदान, ये सब आते हैं, ठीक है ना। बगीचा, एक्वेरियम, खेत, चिड़ियाघर, ये सब कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। बगीचा जो आएगा ये कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत आएगा। बगीचा, एक्वेरियम, खेत, ठीक है ना। उसके बाद चिड़ियाघर, ये सब आपके कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल इसको एग्जाम के जैसा लगाइए, समझिए कि आप पेपर दे रहे हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है कि राजनीतिक दल आवश्यक है। जिनका भी बिहार पुलिस का 25 अगस्त के दिन पेपर है वो लोग इसको एग्ज़ाम से पहले देखिए। देखिए, राजनीतिक दल आवश्यक है राजतंत्र में, लोकतंत्र में, कुलीन तंत्र में या फिर अधिनायक तंत्र में। तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका लोकतंत्र में हो जाएगा, ठीक है ना। राजनीतिक दल लोकतंत्र में आवश्यक है क्योंकि राजनीतिक दल लोकतंत्र में ही चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं और चुनाव जीतने के बाद सरकार का गठन करते हैं। और जो यहाँ पर जनता जनार्दन होती है उसके लिए नीति निर्माण का कार्य करते हैं। इसीलिए लोकतंत्र में जो है राजनीतिक दल आवश्यक हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए अगला प्रश्न है कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक कौन सी है। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक जो है ये कौन सी है। चलिए फटाफट आंसर देते चलिए, जल्दी हम लोग सेशन को ख़त्म करेंगे। देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि MRI। देखिए फुल फॉर्म जो है हर पेपर में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चाहे 7 अगस्त के दिन का पेपर हो, 11 अगस्त का हो, 18 अगस्त का हो या फिर 21 अगस्त का हो, तो MRI का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ से देखिएगा सारे के सारे प्रश्न अच्छे लेवल के हैं। देखिए चेरापूंजी तथा जयंतिया जनजाति ये किस राज्य से संबंधित है। चेरापूंजी आपको पता है ना कहाँ पर है, आप सभी लोगों को पता होगा। पहले चेरापूंजी में ही विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन अब मौसिन राम में होता है, ठीक है ना। तो ये चेरापूंजी से आप पकड़ लेंगे कि ये मेघालय में है, ठीक है ना। और जयंतिया गारो और खासी, गारो खासी जयंतिया आपने पढ़ा है। गारो, खासी और जयंतिया ये जनजाति और पर्वत हैं, ठीक है ना, जो कि मेघालय में अवस्थित हैं, ठीक है ना। तो मेघालय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा मौसिन राम में होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, मेघालय में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और मौसिन राम को याद रखिएगा, बादलों का घर भी कहा जाता है। देखिए ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया था। देखिए कल ही मैंने एक इसी तरह का पेपर करवाया था, पूरा 100 प्रश्न था, उसमें भी जाकर के देख लीजिए फ्रेंड्स, अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। और प्रश्न जो है ये जो सीरीज़ में चला रहा हूँ यहाँ से बन रहे हैं। जो पिछला मैंने आपको 21 तारीख के दिन कराया था उससे 4-5 प्रश्न आए हुए थे, जैसे कि श्रीनगर किस नदी के किनारे है, ये पूछ लिया गया था, पहला ही उस सेशन का प्रश्न था, आप जा करके देख लीजिएगा। तो देखिए जापान ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध में कब आत्मसमर्पण किया था। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, जापान का हिरोशिमा पर 6 अगस्त और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ था कि 14 अगस्त की मध्य रात्रि को
14 अगस्त के मध्य रात्रि पर जापान के जो सम्राट थे हिरोहितो, यहाँ मैं लिख देता हूँ, नाम याद रखिएगा, हिरोहितो, ये जापान के उस समय सम्राट थे दूसरे विश्व युद्ध के समय, ठीक है ना। इन्होंने जो है आत्मसमर्पण की घोषणा किया था 14 अगस्त के दिन, और 15 अगस्त को रेडियो पर प्रसारण के माध्यम से जनता तक ये बात पहुंची थी। उसके बाद क्या हुआ था कि एक घोषणा पत्र था जिस पर 2 सितंबर 1945 को हस्ताक्षर हुआ, ठीक है ना, और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया आधिकारिक तौर पर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बता दीजिए। 14 अगस्त के दिन, ठीक है ना, 14 अगस्त के दिन, 14 अगस्त की मध्यरात्रि को जापान के जो सम्राट हिरोहितो थे उन्होंने आत्मसमर्पण की घोषणा किया था, और 15 अगस्त के दिन रेडियो से प्रसारण के माध्यम से जनता तक ये बात पहुंची थी। अच्छा, जापान के सम्राट का तो मैंने नाम बता दिया दूसरे विश्व युद्ध में। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम पूछेगा, आपको पता है, कमेंट करिए। तो ये कौन है, हैरी एस ट्रूमैन, यहाँ मैं लिखता हूँ, देखिए, हैरी एस ट्रूमैन, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है ना, जब ये आत्मसमर्पण हुआ था उस समय। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। यही प्रश्न पूछा गया था कि नीलगिरी की पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। सेम क्वेश्चन आया था, आपने देखा भी होगा एनालिसिस, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपके कॉफ़ी के लिए, ठीक है ना, कॉफ़ी के लिए। और नीलगिरी की पहाड़ी जो है आपको पता है कि तमिलनाडु में है, क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, और नीलगिरी की पर्वतीय ढाल पर कॉफ़ी की खेती की जाती है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस जहाज ने जापान के हिरोशिमा पर अणु बम गिराया था। अच्छा, जापान के हिरोशिमा पर, ठीक है ना, हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया गया था, और नागासाकी पर 9 अगस्त के दिन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये था आपका बॉक्सर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। हिरोशिमा पर जो B-29 था, B-29 बॉम्बर एनलागे इसका नाम था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सही आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बर, B-29 बॉम्बर, याद रखिएगा, बॉम्बर, चलिए याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, हाँ देखिए अगला प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत में 1986 में स्थापित किया गया था। पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, और यहाँ पर सन भी दे दिया गया है, 1986 में इसको स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी, ठीक है ना, 1986 में नीलगिरी को, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 1988 में नंदा देवी कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है, ठीक है ना, नंदा देवी उत्तराखंड में है। इसको बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है ना। और एक नोकरेक है, यहाँ पर देखिए नोकरेक दिया भी गया है, नोकरेक को यहाँ नंदा देवी भी दिया गया, नोकरेक को किया गया था 1988 में ही। नोकरेक मेघालय में है, ठीक है। और असम में ये मानस है, इसको 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था। बताइए किस शासक के शासनकाल में, राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए करेक्ट आंसर अशोक हो जाएगा, ठीक है ना, अशोक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशोक। और जब नेपाल में ये पहुँचा, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो भू राजस्व में भी वहाँ पर कमी किया गया जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, क्लियर ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से वे स्थान कौन से हैं जो विश्व की सबसे ऊंची सड़क द्वारा जुड़े हुए हैं। तो आपको पता है ना कि अब विश्व का सबसे ऊंचा जो सड़क मार्ग है ये उमलिंगला दर्रा है। कौन सा है, उमलिंगला दर्रा, यहाँ मैं लिख देता हूँ उमलिंगला दर्रा, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जोड़ता है किसको, तो ये जोड़ता है किसको, तो ये चिसुमले और देमचक बस्ती को जोड़ता है। यहाँ मैं लिखता हूँ चिसुमले और देमचक बस्तियों को ये जोड़ता है, देमचक बस्तियों को, ठीक है, याद रखिएगा। अगर इसमें से अगर हम बात करते हैं तो इसमें से आपका हो जाएगा लेह मनाली, ठीक है ना, लेकिन अभी प्रेजेंट में उमलिंगला दर्रा है, ठीक है ना, लद्दाख में है, और यह चिसुमले और देमचक बस्तियों को जोड़ता है, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक महान, ठीक है ना, जिसने 40 वर्षों तक भारत में शासन किया था, राज्य किया था, उसकी राजधानी का मतलब उस समय नाम पूछा जा रहा है। तो आपको भी पता है ये पाटलिपुत्र है। अच्छा यहाँ पर आप तक्षशिला देख रहे हैं ना, तक्षशिला, ठीक है ना, तो तक्षशिला जो था ना, तक्षशिला,
और उज्जैन आपने सुना है ये प्रांतीय राजधानी थी, लेकिन राजधानी जो थी ये पाटलिपुत्र थी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, ये एक इंजीनियर भी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर देखिए बिहार से ऑप्शन नंबर, और सबसे ज़्यादा समय तक ये बिहार के मुख्यमंत्री के रिकॉर्ड इनके नाम रह गया है रहने का। 9वीं बार इन्होंने शपथ लिया है इसी साल 2024 में, ठीक है ना। चलिए ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि मोहनजोदाड़ो स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया। मोहनजोदाड़ो में है विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार, ठीक है ना। और वहीं पूछा गया है कि स्नानागार के पूर्व में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कुषाण काल में, ठीक है ना, कुषाण काल में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए और जो कुषाण थे उनकी राजधानी कहाँ पर थी, पुरुषपुर पेशावर थी, क्लियर। और कनिष्क की एक दूसरी राजधानी भी थी जब कनिष्क शासक बना था, मथुरा को बनाया था, ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि उस समय का नाम बताएं जहाँ से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और ये बिहार के हैं, ठीक है। तो सिवान जिले के जीरादेई ग्राम में इनका जन्म हुआ था, तो ये बिहार से हैं। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रश्नों का लेवल भी बढ़ता जाएगा। साइंस वाले में देखिएगा कितने अच्छे प्रश्न मिलेंगे। बताइए कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं दिया गया है। राइट आंसर इसका क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है ये कर्जन के समय नहीं आया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन ने लागू किया था, ठीक है ना, और लॉर्ड रिपन ने जो है इसको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। तो ये वाला जो है ऑप्शन सी जो है सुमेलित नहीं है। बाकी पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको कि राज्य अपहरण नीति कहा जाता है, व्यापकता का सिद्धांत कहा जाता है डलहौजी के समय में, इल्बर्ट बिट लॉर्ड रिपन के समय में, ठीक है ना। देखिए सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, बार बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो ये सन भी आप याद रख लीजिएगा, 1666 में हुआ था पटना में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था, ये भी आप फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा विभाग था, ये किस विभाग के मंत्री थे। तो ये खाद्य और कृषि मंत्री थे, ठीक है ना, खाद्य और कृषि मंत्री थे, ठीक है, याद रखिएगा। और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन टैक्स, ये कर है हिंदी में टैक्स, ठीक है ना, लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। पहला देश कौन सा है, तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा बताइए। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा न्यूजीलैंड। देखिए क्योटो प्रोटोकॉल के अनुपालन के लिए न्यूजीलैंड ने मई 2005 में ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण हेतु कार्बन टैक्स का प्रावधान किया था, ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और ये आपका पहला देश बना था। और फिर 2012 में ऑस्ट्रेलिया ने भी कार्बन टैक्स का प्रावधान किया था। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से गुजरता है, बताइए। तो देखिए ये कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग ये 6 है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुपये का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था। रुपये का सिक्का, तो सिक्का सबसे पहले चलाया था किसने, तो ये शेरशाह सूरी ने चलाया था, ठीक है ना। शेरशाह सूरी ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया था, ठीक है ना, तांबे का दाम चलवाया था। और उसने भूमि मापन के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया था। विनोबा भावे किससे संबंधित है, विनोबा भावे संबंधित हैं किससे। तो फ्रेंड्स देखिए विनोबा भावे जो है ना, इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था इसके प्रथम सत्याग्रही थे, ठीक है। दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे, ठीक है। और यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन है पवनार से ये संबंधित है। ठीक है, पवनार से संबंधित है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और शांति निकेतन पूछेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर संबंधित है। अगर आपसे बेलूर पूछ लिया जाए, बेलूर मठ का निर्माण स्वामी विवेकानंद जी ने करवाया था और बारदोली से सरदार पटेल जी थे संबंधित। ठीक है, देखिए ये वाला प्रश्न पढ़िए कि ब्यूटी इज ट्रूथ और ट्रूथ इज ब्यूटी। ठीक है ना, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी किसने कहा था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये जॉन कीट्स की एक प्रसिद्ध कविता है। ठीक है ना, और ये अंग्रेजी के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश कवि थे जॉन कीट्स। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि रुपये की परिवर्तनीयता का मतलब क्या है। रुपये की परिवर्तनीयता का मतलब क्या है बताइए। देखिए 1994 में तारपोर समिति, 1994 में तारपोर समिति, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1994 में तारपोर जो समिति था, तारपोर समिति, इसी की सिफारिश से चालू खाते में रुपये की परिवर्तनीयता को मान्यता दी गई थी। ठीक है ना, रुपये की परिवर्तनीयता से तात्पर्य भारतीय रुपयों को मुक्त रूप से किसी अन्य देश या प्रमुख देश में मुद्राओं में बदलने से है। रुपये की परिवर्तनीयता मुक्त अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है, तो इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं में या इसके विपरीत रुपये में परिवर्तन करने। ठीक है ना, परिवर्तनीयता से आप समझ सकते हैं। देखिए उपभोक्ता यहाँ पर देखिए दिनों दिन हो रहे हैं उपभोक्ता। देखिए उपभोक्ता जो है बढ़ती जागरूकता और उत्पादक वर्ग के द्वारा भ्रामक विज्ञापन पर नियंत्रण के लिए 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पास किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास किया गया था, तो 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इसी साल पारित किया गया था, इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। और शिक्षा और दूरसंचार के क्षेत्र का विकास भी हुआ है, जिससे उपभोक्ता जागरूक हो गए हैं और साथ ही वह उत्पाद से, जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, उससे अधिक अपेक्षा रखने लगे हैं, अधिक अपेक्षा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ था? सबसे अल्पकालिक, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1919, ठीक है ना, जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है, सबसे कम समय के लिए अस्तित्व में रहा था। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? टुंड्रा प्रकार की जलवायु, तो टुंड्रा जो होता है आपको पता है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु, तो ये आपके टुंड्रा क्या है? एक ऐसा बायोम होता है जहां वृक्षों की वृद्धि कम तापमान और बढ़ने के अपेक्षाकृत छोटे मौसम के कारण प्रभावित होती है। ठीक है, और टुंड्रा प्रदेश जो है आपके जो ठंडा प्रदेश होता है, आर्कटिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा, अंटार्कटिक टुंड्रा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवीय जलवायु को ही टुंड्रा कहा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है? अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी बताइए, अत्यंत सूक्ष्म कणों वाली मिट्टी कौन सी है? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा चीका मिट्टी। ठीक है, चीका मिट्टी, चीका मिट्टी ध्यान रखिएगा। चीका मिट्टी ये जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी का भाग है जो काफ़ी उपजाऊ होता है। देखिए तापक्रम की एसआई यूनिट पूछा गया है, तो तापक्रम का क्या होता है? केल्विन होता है, आपको भी पता है क्या होता है? केल्विन होता है, ध्यान रखिएगा, सेल्सियस मत लगाइएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन पूछा है, तो विटामिन के राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, विटामिन के राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे कौन सा प्रोटीन पूछता, तो प्रोटीन पूछता तो फाइब्रिनोजन होता। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? जोड़े के रूप में, जोड़े के रूप में कौन सी? तो अधिवृक्क ग्रंथि रहती है। ठीक है ना, और इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है। बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स कहा जाता है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और जो अंदरूनी भाग है, आंतरिक भाग है, उसको क्या कहा जाता है? उसको मेडुला कहा जाता है, तो ये अधिवृक्क हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर होगा, रहेगा? बताइए। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए स्थिर क्या रहेगा? एक स्थिर चाल से, देखिए क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से, क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से जो घूम रहे पिंड के लिए स्थिर जो रहेगा, ये आपका गतिज ऊर्जा रहेगा। क्या रहेगा? गतिज ऊर्जा। चलिए हेपेटाइटिस बी विषाणु
का उद्भव काल होता है? हेपेटाइटिस जो होता है ये आपकी विषाणु से होता है, बताइए। तो इसका उद्भव काल 1 महीना से 6 महीना होता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि 30 दिन से लेकर के 180 दिन तक, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? वातावरण प्रदूषक, तो इसमें से आप देख सकते हैं ये आपका SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, अम्ल वर्षा का यही कारण है, ठीक है ना। चलिए इसके चलते अम्ल वर्षा होती है। उसके बाद देखिए आसमान नीला दिखता है, कारण क्या है? तो आसमान का नीला दिखने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, ठीक है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इसी के कारण यह नीला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या पूछा गया है। तो अब इसलिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? एक ही होगा ना, ठीक है ना, एक ही होगा, एक राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? मतलब अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, क्या है इसमें से? CO कार्बन मोनोऑक्साइड कहा जाता है इसको, ठीक है, बताइए क्या है? तो ये जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, यह आपका रंगहीन, स्वादहीन यानी कि उदासीन है, स्वादहीन यानी कि उदासीन है, और एक विषैली ज्वलनशील गैस है। तो यहाँ पर उदासीन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा ये वाला सॉल्व करना है आपको, 6/19 और 16/57 का मौसा आपको निकालना है। तो ये आप इजीली निकाल लेंगे, ठीक है ना। क्या होगा आपका 6 और 16 का मौसा निकाल लीजिए, मतलब कहने का अंश का मौसा और बटा हर का मौसा, हर का लौसा, ठीक है ना। अंश का मौसा निकाल लीजिए यानी कि 6 और 16 का, तो ये 2 आएगा, और 19 और 57 का लौसा निकाल लीजिए, तो 19 तिरका 57 ही होगा ना, तो ये 2/57 हो जाएगा। मौसा बटा लौसा होगा, ठीक है ना। ऊपर वाला अंश का मौसा निकालना है और नीचे वाला जो हर है उसका लौसा निकाल लेना है। चलिए मैथ आप लोग सॉल्व करिएगा, मैं थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ। देखिए एक एक इस मान के लिए संख्या यहाँ पर दे रखा है 4 से विभाज्य होगा, तो यहाँ पर आप भागा करिएगा ना, तो 1 का 4 से मतलब भाग करके देख लीजिएगा, ये आपको पता चल जाएगा। तो राइट आंसर विकल्प से ही आप देख सकते हैं, ठीक है ना, काट के देख लीजिएगा। यहाँ अगर आप 7 रखते हैं, मैं आंसर बताता हूँ 0, चेक करिए, 7 ये के वैल्यू 0 रख दीजिए, 4/4 कर दीजिए। देखिए 4 9 36 होता है, ठीक है ना, बच गया 1, 4 दूना 8 हो गया, 10 था तो 2 आ गया, 4 6 24, पूरा कंप्लीट कट गया, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा कि एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो आप निकाल लीजिएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है कि D1 गुना D2 यानी पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ठीक है, यही होता है ना। तो यहाँ पर एक विकर्ण तो दे ही रखा है, आप दूसरा विकर्ण निकाल लीजिएगा। तो दूसरा विकर्ण की समचतुर्भुज की भुजा स्क्वायर बराबर होता है 1/2 का D1 स्क्वायर और प्लस 1/2 का D2 स्क्वायर, और भुजा स्क्वायर होता है। तो एक भुजा तो यहाँ दे ही रखा है ना, भुजा तो दे ही रखा है, तो भुजा का स्क्वायर इनके 10 का स्क्वायर कर दीजिए। एक विकर्ण दिया गया है उसका आप 12 दिया गया है, उसका आप स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, 1/2 गुना 12 लिख करके सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर निकल के आ जाएगा D2 16 आ जाएगा, ठीक है ना। D2 एक D1 12 दिया गया और एक D2 16 आ जाएगा, तो 1/2 12 दे रखा है और निकालिएगा तो 16 आएगा, ठीक है ना। तो 2 छक्के 12, 16 छक 96 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 3 संख्या अनुपात में दिया गया, यदि उनके वर्गों का योगफल इतना है तो संख्याएं निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबको जोड़ दीजिए, सबको x मान लीजिए, 4x + 5x + 6x, ठीक है ना। कह रहा है कि यदि उनके वर्गों का योग, सबका वर्ग कर दीजिए और उनका योग दे रखा है 1925, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा, निकल जाएगा 4 चौका 16 का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 50 25 का स्क्वायर और ये होगा 36 का स्क्वायर। तो 16 25 और 36 77 का 77x स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 1925 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर निकल के आ जाएगा, क्लियर ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, तो इसका आंसर आपका निकल करके कितना आएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि यहाँ पर मतलब दिया गया है खाली स्थान, पूछा गया है कि यहाँ मान क्या होगा, तो 5275 हो जाएगा। चलिए दुनिया के किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये आपका कौन सा हो जाएगा, बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा? उमलिंगला, ठीक है ना, उमलिंगला, उमलिंगला, उमलिंगला बना लीजिएगा, यहाँ पर उमलिंगला बना लीजिएगा, उमलिंगला, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो इसको 2013 में पारित किया गया था,
और इसका उद्देश्य क्या था, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों के जो बढ़ती मूल्य है, जो उस पर भार है, उसकी अच्छी गुणवत्ता के लिए खाद्यान्न उपलब्ध करवाना। चलिए उसके बाद देखिएगा, थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? थेयम बताइए, इसी तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। थेयम जो है ये आपका कहाँ का है? तो फ्रेंड्स यह केरल का है, ठीक है ना, केरल का है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ था? बताइए, थानेश्वर और कन्नौज के, तो सिंपल सा बात है, यह हर्षवर्धन हुआ था। और हर्षवर्धन ने ही उत्तरी भारत में अपना एक सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया था, ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। हेनस्वांग इसी के समय में आया था। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी रामचरितमानस किस भाषा में लिखा है? इन्होंने किस भाषा में लिखा था? तो रामचरितमानस को इन्होंने लिखा था अवधी में। किसने? अवधी भाषा में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सती प्रथा का निषेध किया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा राजा राम मोहन राय के प्रयोग से, सहयोग से 1829 में, ठीक है ना। चलिए ऐतिहासिक स्मारक देखिए, तलातल घर किस भारतीय राज्य में है? तलातल घर बताइए। तो ये देखिए रंगपुर में है, और रंगपुर कहाँ पर है? रंगपुर असम में है, ठीक है ना, तो यहाँ पर असम राइट आंसर हो जाएगा। रंगपुर भी आप याद रखिएगा जगह। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, इसको लिखा है ट्विंकल खन्ना ने, ठीक है ना, ट्विंकल खन्ना ने। चलिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना गठन किसने किया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? अभी मैंने आपको बताया भी था, ठीक है ना। धन विधेयक किस आर्टिकल में है, ये पहले आप बताइए, धन विधेयक किस आर्टिकल में है, और संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में है? दोनों आप कमेंट करके बताएंगे, दोनों आप लोग मुझे कमेंट करिए, क्योंकि दोनों प्रश्न पूछा गया है अभी। तो ये लोकसभा का अध्यक्ष का निर्णय होता है। चलिए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको कि संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत रखा गया है। वर्तमान में टोटल 11 मूल कर्तव्य हैं, यानी कि मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। बताइए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? आपातकाल मैंने बताया था आर्टिकल 352 में है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 में है, ठीक है, और वित्तीय आपातकाल 360 में है। क्लियर ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? हरेली का त्यौहार, तो देखिए हरेली का त्यौहार जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है हरेली का त्यौहार, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए पूरा ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी है केवल राज्यसभा के सदस्यों को। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए उपराष्ट्रपति पूछा गया है ना, तो जो दोनों सदन होते हैं उसके निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, यानी कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा वर्नियर किस वर्ष भारत आया था? बताइए। तो फ्रेंड्स ये आया था आपके मुगल काल में 1658 में, ठीक है ना, 1658 में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? चलिए बताएं। अब इस न्यूनतम महिला साक्षरता दर पूछा गया था, बिहार के जनगणना से प्रश्न पूछा जा रहा है। बिहार स्पेशल का मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो कराया हुआ है, बीपीएससी वाला क्वेश्चन जा करके देखिए। तो राइट आंसर केरल हो जाएगा। और बिहार में अगर पूछता कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला, तो रोहतास है, याद रखिएगा। पुरुष साक्षरता में भी, महिला साक्षरता में भी रोहतास है, और ओवरऑल साक्षरता में भी रोहतास है। देखिए किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स यह उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना।
उत्तर प्रदेश में। चलिए, दुधवा नेशनल वाल्मीकि बिहार में है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए चलवासी कृषि निम्नलिखित में से किस जो राज्य हैं उसके पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है। चलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों की पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है, चलवासी खेती। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? असम में, ठीक है ना। और यहाँ पर बिहार भी ऑप्शन के साथ साथ दे दिया गया है, तो असम में मेनली ये आपका समस्या है। देखिए, 2 परोक्ष कर निम्न में से कौन है? परोक्ष कर पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। परोक्ष कर बताइए, परोक्ष कर यानी कि अप्रत्यक्ष कर, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष का उल्टा परोक्ष होता है। 60 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो यहाँ पर सी हो जाएगा, बिक्री और उत्पादन शुल्क। बिक्री और उत्पादन शुल्क ये अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, ठीक है ना। तो ये अप्रत्यक्ष हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? प्लास्टिक मुद्रा के नाम से। तो बैंक के द्वारा जो आपको क्रेडिट कार्ड भुगतान की एक वैकल्पिक पद्धति प्रदान किया गया है उसी को प्लास्टिक मनी यानी कि मुद्रा कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि फुल फॉर्म पूछा जा रहा है ना, IRDP ये लिखा गया है ना, बताइए। पूछा गया कि IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? IRDP छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की आय में वृद्धि करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण विकास और निर्धनता का निवारण हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, अच्छा IRDP का फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। IRDP का फुल फॉर्म जान लीजिए कि क्या होता है। देखिए, IRDP का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड रूरल, ठीक है ना, RURAL रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। चलिए, जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम, तो जैन धर्म में तीर्थंकर होता था, ठीक है ना, अंतिम तीर्थंकर हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस जो है किस तिथि को, किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस तो फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 11 दिसंबर के दिन, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि ब्रेटन वुड्स समझौते में निम्नलिखित में से किस संस्था का निर्माण हुआ था? ब्रेटन वुड्स समझौता में, तो ये 1944 की घटना है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक जिसको कि विश्व बैंक कहा जाता है उसी का निर्माण हुआ था, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर के भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी थी? तो ये आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए बार बार पूछा जा रहा है, जो महाभियोग है आर्टिकल 61 में, ठीक है ना, इसी के द्वारा। और आपको भी पता है जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ठीक है ना, संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए आपके संसद के द्वारा। चलिए, देखिए, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो, लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, ठीक है ना, और राज्यसभा के लिए तो आपको पता ही है 30 वर्ष निर्धारित किया गया है। चलिए, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, राज्य सरकार को। अभी जो आप वेस्ट बंगाल में देख सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की भी काफ़ी यहाँ पर चर्चा हो रही है, तो राज्य सरकार को कैसे बर्खास्त किया जाता है? तो आर्टिकल 356 में बताया है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और राज्यपाल की सिफारिश के आलोक में राष्ट्रपति के द्वारा किसी राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन है राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को डैश के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, राइबोफ्लेविन पूछ लिया गया है किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, ठीक है ना। थायमिन विटामिन B1 का नाम है, याद रखिएगा। चलिए, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ओजोन परत। तो ओजोन परत जो है ना, ओजोन परत ये पाई जाती है आपके समताप मंडल परत में ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है ना, समताप मंडल। अच्छा, जितनी वायुमंडलीय घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। वायुमंडलीय घटनाएं मतलब आपके बारिश, गर्जन, मेघ, बादल, ये सब बिजली उजली सब जो होता है। देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है?
तो सुअर से स्वाइन फ्लू फैलता है, आपको भी पता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है। मानव के लिए, तो मानव के लिए तो एक केचुआ ही जो है ना, जिसको कि किसान का मित्र कहा जाता है, ठीक है। चलिए केचुआ हो जाएगा। मृदा की उर्वरता बढ़ा देता है ये। देखिए वातावरण की सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है। सबसे प्रमुख गैस की बात कर रहा है यहाँ पर, तो सबसे प्रमुख गैस जो है आपके लगभग नाइट्रोजन जो है 78% है, तो यहाँ पर आपका नाइट्रोजन सबसे प्रमुख हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है। स्टेनलेस स्टील बनाने में 4 प्रमुख धातु का इस्तेमाल होता है, लोहा, क्रोमियम, कार्बन और निकेल, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ मात्रा में मोलिब्डेनम भी मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील के ग्रेड के अनुसार धातुओं की मात्रा में कुछ बदलाव भी किए जाते हैं, ये सब आपको भी पता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका निकेल, ठीक है। एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ का प्रयोग होता है, तो ये मरकैप्टन तो आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ पर सब 2 जगह मरकैप्टन दिया गया है। बताइए, तो गंधीय पदार्थ इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, इथाइल बनी एथिल मरकैप्टन को, ठीक है ना, एथिल या इथाइल मरकैप्टन को। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बिजली के लैंप का तंतु बना होता है। बिजली के लैंप का तंतु, तो ये बना होता है आपका टंगस्टन का, ठीक है ना, टंगस्टन का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है, तो उसका चुंबकत्व जो पावर है, शक्ति है, वो नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है। बायोगैस में, तो बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद बात करते हैं तो हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, वाष्प है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अमोनिया है, ये सब अल्प मात्रा में होते हैं। क्लोरीन इनमें नहीं होगा बिल्कुल, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, अगला प्रश्न पूछा गया कि बल का एसआई यूनिट क्या है। बल का एसआई यूनिट क्या है, तो न्यूटन है, ठीक है ना, न्यूटन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखिएगा, न्यूटन हो जाएगा। चलिए उसके बाद एक पूछा गया है कि एक विक्रेता का कमीशन 28% है, तो 75,000 रुपये की कीमत का माल बेचने पर कितने रुपये कमाएगा। सिंपल सा बात है, यानी कि 7500 रुपये का 28% निकाल लीजिएगा, उसका आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो 28 गुना 75 कर दीजिए, क्योंकि बटा 100 जब करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 28 गुना 75 कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा आपका 2100 रुपया, ठीक है। चलिए प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग, ठीक है ना। तो प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है। अच्छा यहाँ पर दिया गया प्रथम 4 विषम संख्या पर है, देख लीजिए, ठीक है ना। प्रथम विषम संख्या तो n स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 विषम संख्या है। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग, तो n इंटू n+1 होता है, यानी कि नंबर कितना कर रहा है, 25 कर रहा है, 25, तो 25 ब्रैकेट में फिर 25+1 यानी कि 25 गुना 26, ठीक है ना। तो 25 गुना 26 करेंगे तो 650 हो जाएगा ना, 25×5 625 और फिर एक 25 तो 650। चलिए उसके बाद देखिएगा कह रहा है कि एक हॉल 15 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है। यदि फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योग 4 दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो तो हॉल का आयतन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। निकाल लीजिएगा, 1200 घन मीटर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि एक से 80 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत संख्याओं की इकाई 1 या 9 है, ठीक है। तो आप इसको लिख कर भी देख सकते हैं, 1 और 9 होना चाहिए। तो ऐसे टोटल 16 संख्या है, ठीक है ना। तो 80 संख्या है, 16/80 गुना 100 कर दीजिएगा तो ये 20% निकल के आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा ये वाला प्रश्न कि एक चतुर्भुज में 4 कोनों का माप दे रखा है। सबसे बड़ा कोण ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था कई बार, ठीक है ना। 360 डिग्री होता है चारों कोनों का। तो आप निकालिएगा इसका आंसर कितना निकल के आएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कितना निकल के आएगा फटाफट बता दीजिए। इसका आंसर निकल के आपका कितना आ जाएगा, तो समय लीजिए थोड़ा सा, बताइए। 144 डिग्री सबसे बड़ा कोण का, ठीक है ना। देखिए 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 यानी कि 36 हो गया, x का मान 36 आ गया। तो 36 गुना 4 कितना हो जाएगा, 36 गुना 4 बड़ा कोण यही ना 4x, 6 6 को 24, 4 3 12 और 2 14, 144 डिग्री। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आह्वान का विपर्यार्थक शब्द पूछा जा रहा है। आह्वान का विपर्यार्थक शब्द बताइए। तो आह्वान का जो विपर्यार्थक शब्द हो जाएगा वो आपका हो जाएगा विसर्जन, ठीक है ना, विसर्जन हो जाएगा। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ यानी कि किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा।
महर्षि का, तो महर्षि का महान है जो ऋषि, ठीक है ना, महर्षि हो जाएगा, महा प्लस ऋषि, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 89 का 1 मिनट रुक जाइए, हाँ ठीक है। चलिए, द्विज का इसमें से पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा गया है, द्विज का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा, पक्षी, ब्राह्मण, चंद्रमा, बादल नहीं होगा इसमें से। आताताई का क्या अर्थ होता है? आताताई, आतताई, ठीक है ना, आतताई का, तो आतताई का जो आपका यहाँ पर अर्थ होता है ये आपका हो जाएगा जो अत्याचार करता हो, ठीक है। इनमें से किस समूह में सभी शब्द शुद्ध लिखा गया है? सभी शुद्ध लिखना चाहिए, कौन सा इसमें से समूह है? तो देखिए, ये प्रकृति, पुनर्जन्म, भर्त्सना, बलिष्ठ, ये सही है क्या? नहीं, ये नहीं सही है, ये आपका सही नहीं, ये प्रकृति सही है, ये तो सही है, ये पुनर्जन्म इस तरह से लिखा जाएगा, ये वाला पुनर्जन्म, भर्त्सना, बलिष्ठ, ऑप्शन बी सही दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? चलिए बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो देखिए, अन्य हाइड्रेट के बनने का हाइड्रेशन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। CSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी इसको कहा जाता है। चलिए, उसके बाद अब अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि NaOH सूत्र वाले एक यौगिक है, उसका सामान्य नाम क्या है? NaOH का, तो कास्टिक सोडा होगा, ठीक है ना। बेकिंग सोडा का NaHCO3 होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए, जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वो कौन सा दर्पण है? तो वह दर्पण जो है ये अवतल दर्पण होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कुछ सीमा तक वस्तु की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है। कुछ सीमा तक संपीड़ित किया जा सकता है, कुछ सीमा तक ही, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? यह विशेषता प्रत्यास्थता कहलाती है, ठीक है ना। यह विशेषता प्रत्यास्थता कहलाती है, ठीक है ना। चलिए, स्वस्थ रहने के लिए, मतलब स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए? तो 50%। ताप के मापने की इकाई, तो ये प्रश्न हो ही गया था, अभी मिला भी था। ताप के मापने की इकाई कौन सा है? तो ताप की जो इकाई है इसमें से ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, SI जब यूनिट पूछेगा ना तब केल्विन हो जाएगा, लेकिन इस तरह से पूछेगा ताप की इकाई कौन सी है इसमें से, तो सेल्सियस में भी तो तापमान मापा जाता है। SI जब पूछ देगा तब केल्विन लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर पूछता ताप मापने की SI इकाई क्या है तो हम लगा देते हैं इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा प्रश्न का प्रकृति समझ लीजिए, सेल्सियस होगा क्योंकि यहाँ SI यूनिट नहीं दिया गया है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्राय नीले रंग के होते हैं? किसके होते हैं? तो ये कॉपर का होता है, ठीक है ना। कॉपर का जो लवण होता है ये प्रायः ब्लू कलर का होता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे कम है? सबसे कम कार्बन की प्रतिशत किसमें है? तो फ्रेंड्स, ये पिटवा लोहा में है, ठीक है। चलिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और आप सभी लोग अपना स्कोर बता दीजिए कि इन 100 प्रश्नों में से कितना आंसर आपने सही दिया है।